अस्सलाम वालेकुम। इस स्पेशल एजुकेशन की दुनिया में अल्फाज की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। आज हम दो ऐसी ही इस्तिलाहात के सफ़र को समझेंगे, मेंटल रिटार्डेशन से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तक का सफ़र। ये सिर्फ अल्फाज की तब्दीली नहीं बल्कि सोच की तब्दीली है और हर उस्ताद के लिए इसे समझना बेहद ज़रूरी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ज़बान इतनी अहम क्यों है? इन अल्फाज को बदलने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? क्या ये सिर्फ एक लफ्ज़ को दूसरे से बदल देना है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी वजह छुपी है? आइए इसी सवाल की तह तक पहुंचते हैं। चलें, तो सबसे पहले बात करते हैं उस पुरानी इस्तिलाह की जो अब इस्तेमाल नहीं होती। इसका तारीखी पस मंज़र समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये लफ्ज़ कहाँ से आया, हम ये भी नहीं जान पाएंगे कि इसे बदलना क्यों इतना अहम था। देखें, रिवायती तौर पर मेंटल रिटार्डेशन की जो तारीफ की जाती थी ना, उसमें दो मेन पॉइंट्स थे। एक तो औसत से कम ज़हनी सलाहियत यानी बिलो एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, और दूसरा रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कामों में मुश्किल पेश आना, जिसे अडेप्टिव बिहेवियर कहते हैं। और ये दोनों चीज़ें बचपन में ही ज़ाहिर होती थीं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। लफ्ज़ रिटार्डेशन का असल मतलब तो सिर्फ सुस्त होना या ताख़ीर है। यानी जब ये लफ्ज़ शुरू में इस्तेमाल हुआ तो ये एक बिल्कुल न्यूट्रल, एक तिब्बी लफ्ज़ था जिसका मकसद सिर्फ एक हालत को बयान करना था, बस। इसमें कोई मनफी बात नहीं थी। लेकिन फिर हुआ ये कि वक्त के साथ साथ आम बोलचाल में ये लफ्ज़ बेइज्जती और स्टिग्मा का बायस बन गया। ये एक क्लिनिकल टर्म से निकलकर एक ताना बन गया जिसे लोगों का मजाक उड़ाने और उन्हें कमतर महसूस करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। तो यहीं से कहानी में एक मोड़ आता है। आखिर वो क्या वजूहात थीं जिनकी बिना पर माहिरीन ने इस इस्तिलाह को बदलने का फैसला किया? ये तब्दीली अचानक नहीं आई, बल्कि इसके पीछे बहुत ठोस वजूहात थीं। चलें, इन पर एक नज़र डालते हैं। सबसे बड़ी वजह तो साफ जाहिर है, इस लफ्ज़ के साथ जो स्टिग्मा जुड़ गया था उसे ख़त्म करना था। फिर बात थी हर फर्द की इज्जत और वक़ार की, जिसे फ़रोग़ देना मकसूद था। एक और अहम मकसद था पर्सन फर्स्ट सोच को अपनाना, यानी पहले इंसान फिर उसकी हालत। और आखिर में सबसे अहम बात, फोकस को खामियों और कमियों से हटाकर इस बात पर लाना था कि उस शख्स को मदद यानी सपोर्ट किस चीज़ में चाहिए। और ये जो कोट है ना, ये पूरी बहस का निचोड़ है। नई इस्तिलाह ये कहती है कि मसला सिर्फ इंसान के अंदर नहीं बल्कि उसके माहौल में भी है। क्या माहौल उसे सपोर्ट कर रहा है या उसके लिए रुकावटें खड़ी कर रहा है? ये पर्सपेक्टिव में एक बहुत ही बड़ी और मुस्बत तब्दीली है। तो पुरानी इस्तिलाह की कहानी तो हमने देख ली। अब आते हैं इस न्यू टर्म पे जो आज प्रोफेशनल वर्ल्ड में इस्तेमाल होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। देखते हैं कि इसकी तारीफ क्या है और ये मुख्तलिफ कैसे है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी एक डेवलपमेंटल कंडीशन है, यानी इसका आगाज़ 18 साल की उम्र से पहले होता है। और इसकी पहचान भी दो ही चीज़ों से होती है, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग यानी सोचने समझने की सलाहियत, और एडेप्टिव बिहेवियर यानी रोज़मर्रा के काम करने की सलाहियत। दोनों में नुमाया मुश्किलात का होना। तो उसके भी वही दो को कंपोनेंट्स हैं। एक तो है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, जिसमें मंतकी सोच, सीखना और मसले हल करना शामिल है। और दूसरा है एडेप्टिव बिहेवियर। अब ये क्या है? ये वो तमाम स्किल्स हैं जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए चाहिए, जैसे लोगों से बातचीत करना, अपने काम खुद करना वगैरह। और ये कोई छोटी बात नहीं है। आज दुनिया के सबसे बड़े इदारे जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO और AAID इसी इस्तिलाह को ऑफिशियली इस्तेमाल करते हैं। इससे पता चलता है कि ये अब ग्लोबल स्टैंडर्ड बन चुका है। तो अगर हम दोनों को आमने सामने रखें, फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आता है। एक तरफ मेंटल रिटार्डेशन है जो एक पुरानी प्योरली मेडिकल और खामियों पर फोकस करने वाली सोच थी, और दूसरी तरफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो एक जदीद, इंक्लूसिव और सपोर्ट पर मबनी सोच है। सारा खेल पर्सपेक्टिव का है। अच्छा, तो ये सारी बातें जानने का फ़ायदा क्या, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कल को उस्ताद बनने वाले हैं? ये इस पूरी गुफ्तगू का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि ये इल्म को सीधा क्लासरूम से जोड़ता है। एक उस्ताद के लिए सही लफ्ज़ का इंतखाब सिर्फ एकेडमिक ज़रूरत नहीं, ये एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक अखलाकी फ़र्ज़ है। क्योंकि एक उस्ताद के अल्फाज में बहुत ताकत होती है। वो क्लासरूम का पूरा माहौल बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो प्रैक्टिकल टर्म्स में एक उस्ताद को क्या करना है?
کمیوں کو نہیں بلکہ طالب علم کی اسٹرینتھس اور ایبلٹیز کو دیکھنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ اسے روزمرہ کے کاموں میں کہاں مدد چاہیے اور پھر اسی کے مطابق سپورٹ فراہم کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کر کلاس میں انکلوسیو پریکٹسز کو اپنانا ہے تاکہ کوئی بھی طالب علم پیچھے نہ رہ جائے۔ ایک بہت ہی اہم بات ہے جو ہر استاد کو یاد رکھنی چاہیے، اصطلاحات رویوں کو متاثر کرتی ہیں اور رویے تعلیمی نتائج کو، مطلب ہمارے الفاظ ہماری سوچ بناتے ہیں اور ہماری سوچ بچوں کے مستقبل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ ایک چین ری ایکشن کی طرح ہے۔ تو اس پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ کنڈیشن وہی ہے، لیکن اسے دیکھنے کا ہمارا لینس، ہمارا پرسپیکٹو اب بدل چکا ہے۔ یہ اب زیادہ ریسپیکٹفل ہے، زیادہ انکلوسیو ہے اور پرسن سینٹرڈ ہے۔ یہ صرف لفظوں کا کھیل نہیں، یہ ذہنیت کی تبدیلی ہے۔ اور میں اس گفتگو کو ایک سوال پر ختم کرنا چاہوں گا، ایک ایسا سوال جس پر ہر آنے والے معلم کو سوچنا چاہیے۔ ایک مستقبل کے معلم کی حیثیت سے آپ کی زبان آپ کے کلاس روم کو کس طرح تشکیل دے گی؟